नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम वैसे तो कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी एक परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम है पायल अग्रवाल और मैं वर्मी कंपोस्टिंग करती हूँ, यानी कि जो गोबर से केचुआ खाद बनाई जाती है वो बनाती हूँ। गांव दतावली जो कि गढ़ रोड पर स्थित है, यहीं पर मैं काम कर रही हूँ पिछले लगभग 3-3.5 साल से। और अभी तक मैं 1 एकड़ की ज़मीन पर काम कर रही थी। अभी मैंने लगभग 3 एकड़ की ज़मीन पर साइट लगाई है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये साइट मेरी जो है, यहाँ पर हम काम करना ऑलमोस्ट शुरू कर दिया है हम लोगों ने और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मैम अगर सफ़र की बात करें, आपकी सफ़र की शुरुआत मैम कैसी रही आपकी? सफ़र बहुत अच्छा रहा है सर। किसी भी सफ़र में सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें चैलेंजेस भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है। बट इन सब चीज़ों के चलते एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि हमेशा हमने आगे मतलब हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत देखने को मिले हैं। काम चला और माल अच्छे से बिकने लगा, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इंजीनियरिंग करी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, फिर आपने ये गोबर और खाद यानी वर्मी और गोबर में आपने क्यों डिसाइड करा आने का? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऑप्शंस तो बहुत हैं, हमेशा से रहे हैं। पहला तो ये कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं किसी एमएनसी को जॉइन कर सकती थी, परंतु उस समय मैंने जो है गवर्नमेंट जॉब्स चूज़ की थी। काफ़ी समय उसकी तैयारी करने के साथ-साथ मुझे लगा कि जब वैकेंसीज़ थोड़ी कम हैं और अनफॉर्च्यूनेटली क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगा साथ-साथ मुझे कोई काम करना, मेरे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी थी मेरे ऊपर, तो मुझे लगा मुझे कुछ काम करना शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि आज हमारे देश के जो युवा हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनका कोई रुझान नहीं है खेती-बाड़ी की तरफ, जबकि ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो पहला कारण यही है कि देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है। इसमें करने के लिए बहुत सारा रूम है, यानी कि बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आज भी रेडी हैं। अगर आप इस सेक्टर की तरफ देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़े लेवल पे अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है। तो वही उनमें से मुझे लगा कि यहाँ पर ये कारण रहे हैं और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगा, ये काम शुरू करने के लिए बहुत ही कम पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैम आपका जो सफ़र रहा, आपने स्टार्टिंग कितने बेड से करी थी और आज आपके पास कितने बेड हैं? मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैंने जिस ज़मीन से शुरू किया वहाँ पर मैंने 30 बेड लगाए थे और 30 फुट बाय 3 फुट के आप कह सकते हैं, 30 फुट लंबे 30 बेड मैंने लगाए थे। धीरे-धीरे करते-करते उसी 1 सवा एकड़ की ज़मीन पर मेरे लगभग 250 बेड थे। आज मैंने ये नई ज़मीन ली है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो ज़मीन है, ये नई है, लगभग 3 एकड़ के करीबन ये ज़मीन है। इसकी कैपेसिटी है यहाँ पर 600 के करीबन बेड लग सकते हैं, पर अभी हम 200-250 बेड लगा चुके हैं और धीरे-धीरे काम चल रहा है लगातार। मैम फ़ोन्स काफ़ी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे स्टार्ट करें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस, तो थोड़ा आप आइडिया दीजिए जो शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, जो शुरुआत करना चाहते हैं, 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि वर्मी कंपोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल लेवल पर नहीं, आप अपने प्राइवेट लेवल पर अपनी ज़मीनों में अगर आपको लग रहा है कि रसायन बहुत बढ़ गया है, खर्चा बहुत बढ़ गया है और आज के ज़माने में ज़रूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पर्सनल लेवल पे कम से कम अपनी ज़मीनों को आप ऑर्गेनिक में शिफ्ट करिए, जिसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। या तो आप मेरे जैसे किसी यूनिट से वर्मी कंपोस्ट खरीदिए या फिर उसे खुद बनाइए। जिनके यहाँ अपने गाय भैंस हैं, कुछ पशु हैं या कोई डेयरी है, उनके पास अपना गोबर है, हमारे जैसी किसी साइट से आप केचुआ खरीद सकते हैं और इस तरीके से एक छोटी सी मतलब किस तरीके का प्रोसेस है वो जानकर आप अपने यहाँ शुरू कर सकते हैं। और जो लोग मेरी तरह इस सेक्टर से जुड़े हुए नहीं थे, जिनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं और आसपास डेयरियां हैं या कहीं पे भी गोबर की अवेलेबिलिटी है, आप गोबर को प्रोक्योर करके, इकट्ठा करके आप अब इस तरीके की कोई कमर्शियल यूनिट भी लगा सकते हैं। अब रही बात शुरुआत करने की, तो कमर्शियल लेवल पर आप 30 से 35-40 बेड शुरुआत में लगाएं, क्योंकि ये बेड्स 1 साल में लगभग 4 गुना होते हैं और जब यहाँ पर डिमांड आती है तो कम से कम वो टन्स में आती है, केजीज़ में नहीं। और मैं सारा ही सामान के जो है किसानों को बेच रही हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाला समय की जो है डिमांड है, नीड है। मैम एक बेड की लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक बेड की लंबाई 30 फुट, देखिए होने को तो 40 फुट 50 फुट भी हो सकती है, बट स्टैंडर्ड रहता है 30 फुट। चौड़ाई होती है 3 फुट और ऊंचाई होती है इसकी 1.5 फुट, तो 30 बाय 3 बाय 1.5। अगर मैडम एक बेड की बात करें तो इसमें कितना खर्चा आता है, कितना गोबर लगता है, कितना अर्थवॉर्म इसमें चाहिए होता है? देखिए, एक बेड में आपको शुरुआत में 1500 किलो गोबर, 30 किलो केचुआ लगेगा और आपको मोटा-मोटा ये आपको 6 से 6,500 रुपए का पहली बार में बेड पड़ता है। मैम कोई रेशियो है कि इतने फुट में इतना केंचुआ डालना है, कुछ 1 ऐसा फुट रेशियो पे है? 1 किलो के हिसाब से केचुआ डलता है। पर एक जी, फुट में जी। एक केजी केंचुआ। और कितना पुराना मैम गोबर होना चाहिए? आप 1 से 1.5 महीना पुराना गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। मीथेन फ्री होता है, ठंडा होता है
बाकी बेड बनाने से पहले भी आप गोबर को ठंडा करेंगे पानी डालकर। दूसरा हम ये बताइए, जैसे ये मैं देख रहा हूँ खाद यहाँ पे पड़ी है, इसकी पहचान क्या होती है कि तैयार हो गई है? देखिए, जब बेड में खाद तैयार हो जाती है तो वो लगभग काले से रंग की हो जाती है ऊपर, उसमें अगर गोबर पीला होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी काला है और जो गोबर होता है वो पीला होता है और भुरभुरी होती है। जब इसको छानेंगे तो फिर ये दानेदार हो जाएगी। और कितने दिन में बनके तैयार हो जाती है? 2.5 महीना लगता है पूरे बेड को खाद में कन्वर्ट होने में। अदरवाइज अगर इस तरह से समझे तो ये 3 से 4 लेयर में हम बेड से खाद निकालते हैं। पहले 25 दिन में आप एक बार निकालेंगे, फिर हर 10-15 दिन में आप खाद निकाल सकते हैं। तो सर हम जो युवा लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो कैसे इससे जुड़ के लाभ उठा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इससे जुड़कर लाभ उठाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो गोबर एक ऐसी चीज़ है जो हर शहर में पाया जाता है और कूड़े की तरह फिकता है। तो आप उस गोबर का इस्तेमाल करके बहुत ही कम पैसों से आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, इस तरीके का कोई भी काम अगर वो करना चाहते हैं तो वो इस तरीके का जो है किसी ज़मीन किराए पर ले सकते हैं। जनरली जो ये खेत होते हैं जो गाँव के एरियाज़ में मिलते हैं वो बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये सालाना रेट होता है इनका बीघे का। और उसके बाद में वहाँ पर गोबर का बेड बहुत ही साधारण तरीके से, आसपास लेबर भी मिल जाएगी और बेड लगाने के बाद उसके ऊपर केचुआ छोड़ दिया जाता है, पराली से उसको कवर कर दिया जाता है। जो खाद बनकर तैयार होती है वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली खाद होती है। तो सजेशन में हम क्या देना चाहेंगे, कितने बेड से स्टार्ट करें और कितना प्रॉफिट वो ले सकते हैं अगर अच्छी से मार्केटिंग करते हैं तो? वो देखिए, प्रॉफिट डिपेंड करता है आप किस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप टारगेट करते हैं किसानों को, तो किसानों के अगर हमारी बनाई आती है 2.5 रुपये किलो और 6 रुपये किलो में मैं इसे सेल कर रही हूँ। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सारा काम है बल्क का। मान लीजिए अगर हम 5 टन 10 टन सेल करते हैं और हर महीने हम 70-80 टन बनाते हैं तो एक अच्छा मुनाफा हाथ में आता है। दूसरी तरफ अगर आप इसे अर्बन गार्डन्स में या फिर जो अर्बन एरियाज़ में जहाँ लोग अपने घरों में गार्डन या गमले मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें आप 25 से 30 रुपये किलो तक भी दे सकते हैं। ऑनलाइन भी सेल होता है और ये ऑफलाइन भी, दोनों तरह से सेल होता है। मैम, क्या चुनौतियाँ इसमें, प्रॉब्लम, समस्याएं इसमें क्या क्या आती हैं? देखिए, समस्याएं, सबसे पहली समस्या तो यही है कि गांव में काम करना, गोबर में काम करना, इस चीज़ को सोसाइटी बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जो भी ये काम करना चाहें उनको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और चुनौतियों में कारण आता है, देखिए कम पैसों में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और बाकी ऐसा सच मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है, बहुत ही साधारण काम है। जो आपको चुनौती फेस करनी पड़ेगी वो है मार्केटिंग में, जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपना माल खुद बेचना पड़ेगा। यदि आपको कोई कहता है कि मैं आपका माल खरीद लूँगा, खरीद दूँगी और बेच दूँगा मार्केट में, ये सब कुछ गलत है। उसका कारण यही है, देखिए यहाँ पर बल्क का काम है। हम लोग 2.5 से 3 रुपये हमारी बनाई आती है और उसको हम 6 रुपये मार्केट में बेचते हैं, एक वॉल्यूम पर बेचते हैं, तब हमें एक मुनाफा बचता है। अगर इसमें मैं किसी और पर डिपेंडेंट रहूँगी जो कि मेरा माल खरीद रहा है, इन सब के बीच में बहुत सारी मिसलीनियस कॉस्टिंग है, जैसे कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये उस केस में मैं बता रही हूँ। मान लीजिए मैं किसी के पास गई साइट लगाने के लिए और मैंने उस बीच में उन्होंने मुझे वादा कर दिया कि वो मेरा माल खरीद कर मार्केट में बेच देंगे। तो इस सब के बीच में जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और भी अन्य प्रकार की कई सारी कॉस्टिंग होती है हिडन, तो उससे मुनाफा नहीं होता है, उससे सिर्फ नुकसान होता है। तो मेरा सिर्फ दर्शकों को यही अपील है कि जो भी आप काम करें वो आप अपने दम पर करें। मैम, ये बताइए, अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बेड से स्टार्ट करे, कितना उसमें उसको इन्वेस्टमेंट आएगा और प्लस कितना वो इससे प्रॉफिट ले सकता है? देखिए, शुरुआत करने के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया, जिन लोगों के घर में अपनी गाय भैंसे हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। कोई कमर्शियल लेवल पे अगर स्पेशली शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 30 से 35 बेड, 40 बेड के बारे में सोचना चाहिए। उसका कारण है, ये 1 साल में लगभग 4 गुना होते हैं और ये काम ही वॉल्यूम का है। यानी कि यहाँ पर आपको ऐसे 2-4 किलो, 5 किलो खाद के लिए कोई नहीं पूछेगा, जबकि हम अगर आप इनको बनाते हैं और बेचते हैं तो आप यहाँ पर टन्स में ही ग्राहक को डील करेंगे। हमारे पास जितने भी किसान आते हैं वो हमसे 5 टन, 2 टन, 10 टन इस तरीके से डीलिंग रखते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा हो गया आपका कि कितना मुनाफा कमा सकते हैं। पहली बात, इस काम में लागत शुरुआत में बहुत कम है और वो भी सिर्फ मेनली केचुए की रहती है। नेक्स्ट टाइम से आपका जो है गोबर और पराली और लेबर, सिर्फ यही खर्चा रह जाता है। ये वॉर्म्स अपने आप बढ़ती रहती हैं धीरे धीरे, तो आपका आने वाले समय में कोई खर्चा नहीं होगा। तो बहुत ही कम पैसों में आपका ये व्यापार जो है शुरू हो जाता है। मुनाफा डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में किसानों को बेच रहे हैं या फिर आप कितना बड़े वॉल्यूम पर काम कर रहे हैं, और तो यही चीज़ है जी। दूसरा मैम, स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसे बनती है वर्मी कंपोस्ट, पहले क्या होता है फिर क्या होता है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है। कहीं पर भी अगर गोबर है या किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसमें आप केचुए छोड़ दीजिए और उसको समय समय पर पानी देते रहिए और ढककर रखिए।
तो कुछ समय बाद में वो काला हो जाता है, यानी कि आपका वो जो गोबर था या जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट था वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब बात करते हैं ये कमर्शियल मेथड की, इसे विंड्रो मेथड कहते हैं। इस मेथड में बहुत ही आसान है खाद बनाना। ज़मीन को सपाट करके उसके ऊपर जो है पन्नियाँ बिछाई जाती हैं। पन्नी बिछाने के बाद आप उसके ऊपर चारों तरफ या तो ईंटें लगाते हैं या फिर ज़मीन पर आसपास की मिट्टी की मदद से आप वहाँ पर मुंडेर बना सकते हैं और उसके ऊपर पन्नी बिछा सकते हैं। जी। इसका कारण सिर्फ ये है कि हमें चारों तरफ से बेड को, बीच में बेड सपाट है, चारों तरफ से सिर्फ उसे एक बाउंड्री देनी है, चाहे हम ईंटों से दें या मिट्टी की मुंडेर से दें। दूसरा कारण क्या है, दूसरा इसके ऊपर जो मेथड है वो ये है कि आप उसके ऊपर गोबर के जो है 3-3 फुट चौड़े बेड बनाएंगे। साइज़ उनका 30 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा रहेगा। उसको गोलाई देंगे 1.5 फुट ऊंचा, और गोलाई देने के बाद में इस गोबर को ठंडा और मुलायम रखेंगे। ठंडा रखने के लिए और मुलायम रखने के लिए आप गोबर जो है पहले से ही 1 महीने पुराना लें, जिससे कि उसमें मीथेन ना हो और वो गर्म ना हो, और थोड़ा सूखा होगा तो उसमें पानी डालकर उसको मुलायम कर लीजिए। और बेड बनाने के बाद उसके ऊपर केचुआ छोड़ दीजिए। केचुआ छोड़ने के बाद उसे पराली से कवर कर लीजिए। इस तरीके से आपका बेड बनकर तैयार हो गया। रेगुलर फैशन में आप इसे पानी डालिए, यानी कि आज और हर दिन एक दिन छोड़कर आप इस पर पानी डालिए। रोज़ बेड को चेक करिए, अगर गर्म है तो पानी डालेंगे, सूखा नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, और बेड मुलायम और गीला रहना चाहिए। तो मैम आपको इससे कितना प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम? हाँ, अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस तरीके से ले लीजिए। अभी तक मैं जिस ज़मीन पर काम कर रही थी वो लगभग 1.25 एकड़ बड़ी ज़मीन थी, और वहाँ पर हमारे 250 बेड थे। 250 बेड से आप ये मान लीजिए हर 35 से 40 दिन में हमारी 70 से 80 टन खाद तैयार हो जाती थी। 70 से 80 टन खाद पे आपको 2-2.5 रुपये 3 रुपये तक का मुनाफा जो है रहता है। आपने अभी शिफ्ट करा है यहाँ पर, ये ना? जी, यहाँ पर शिफ्ट किया है, और ये नई साइट है जहाँ पर इसकी कैपेसिटी लगभग 600 बेड की है, और धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं। जी। दूसरा, अर्थवॉर्म की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है? देखिए, अर्थवॉर्म की बेस्ट क्वालिटी आइसिनिया फेटिडा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन मानी जाती है। इसका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया माना जाता है, और ये बहुत ही ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी झेल लेती है। उसके अलावा ये ओपन में आप देख रहे हैं, कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पराली की मदद से हमने ढक रखा है, और इस तरीके से बढ़िया खाद बना के देती है। मैम ये बताइए कि इसको खेतों में किस तरह से डाला जाता है, कब कब डाला जाता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके खेत में रसायन कितना है। अगर रसायन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आप इसे 3 गुना 4 गुना भी डाल सकते हैं। ये नुकसान नहीं देती है, ज़मीन को उल्टा फ़ायदा ही पहुंचाती है। पर क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ से रिलेटेड जो है खर्चा भी जुड़ा होता है, तो मैं कहूँगी 1 एकड़ में 1 टन तो ज़रूर डालें। और जो लोग प्योरली यूरिया डीएपी डाई पर डिपेंडेंट थे, वो हर बार हर फसल के साथ में 20-20, 25-25% यूरिया डीएपी को कम करते जाएं, और हर बार 1 एकड़ में 1 टन के हिसाब से इसको डालते जाएं। 2 से 3 साल के अंदर, या 2 से 4 फसल के अंदर आप कह सकते हैं कि आपकी ज़मीन से रसायन ख़त्म होता जाएगा। पर और जो लोग पहली बार से ही अपनी ज़मीन को ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि हम रसायन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो पहली बार से ही 1 एकड़ में 3 टन तक डाल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू।